हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल जीरो टू जीनियस 2 में आपका स्वागत है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ। ये है हमारा विज्ञान, कक्षा 10 का ये विज्ञान है जिसमें ये अंशाल पेपर है। ये कक्षा 10 का है, केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 है। ये 2024 का अंशाल पेपर है। पेपर कोड है 824 IL। यहाँ पर आ जाएंगे। आपका समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 नंबर का आता है। नोट है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट में अगला है निर्देश में सेट नंबर 1 के अनुसार, यानी पेपर में जो पहला आपने सेट पाया था 2024 का, उसका जो निर्देश है वही निर्देश आपका रहेगा। इसमें हम भौतिक विज्ञान के पार्ट को कवर करेंगे। बाकी आपका रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पार्ट आगे आपको मिलते रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। हम आशा करते हैं आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला भाग हमारा भौतिक विज्ञान का है, फिजिक्स, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे जो दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल। अब अगर हम अवतल की बात करें तो यहाँ पर हमारा F होता है और यहाँ पर C पर रखी हुई वस्तु का सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। इसके अंदर जाते हैं तो बड़ा होता चला जाता है। और यहाँ F तक हमारा वास्तविक होता है। F तक हमारा वास्तविक होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और जैसे ही F के आगे हम P की ओर बढ़ते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा ही रहता है, लेकिन वह आपका आभासी हो जाता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, F और P के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो यह प्रतिबिंब बड़ा भी होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो वही आपसे पूछा था कि बड़ा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब आकार में बड़ा हो तो बड़ा और आभासी किसके द्वारा मिलेगा, उत्तल के द्वारा। जितने प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण द्वारा सभी प्रतिबिंब आपके सीधा ही होते हैं और छोटे होते हैं। तो यहाँ आभासी और बड़ा चाहिए, तो इसका मतलब हमारा दर्पण कौन सा होगा, तो उस दर्पण का नाम है हमारा अवतल दर्पण। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, अब यहाँ लेंस कह रहा है, तो दर्पण अवतल होता है और लेंस उसका उल्टा होगा, उत्तल। तो उत्तल लेंस द्वारा जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वह उत्तल लेंस द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 नंबर, कि आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। प्रकाश की किरणें जब हमारी आती हैं तो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है वह माध्यम के कणों के ऊपर गिरता है। यदि कण बहुत छोटे हैं उसमें से नीले रंग को ये अवशोषित कर लेता है, लाल रंग को अवशोषित नहीं करता। नीला जब इस कण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो यह वस्तु नीले रंग की दिखाई देने लगती है, कण नीले रंग का दिखाई देने लगता है। या कह लीजिए नीले रंग का इस तरह से फैलता ज़्यादा है और इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश नीले रंग का दिखाई देता है और प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाएंगे 4 नंबर, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है और निर्वात में उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये निर्वात की चाल है और सबसे ज़्यादा चाल आपको निर्वात में मिलेगी। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा उसकी चाल घटती जाती है।
तो अगर हम बात करें तो निर्वात में इसकी चाल अधिकतम होती है, हीरे में सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सघन है, सबसे कठोर है, इसलिए इसकी चाल इसमें सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक इसमें मिलेगा निर्वात में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्या दिया कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। अगर हम 3 प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ते हैं तो इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है, और श्रेणी क्रम में जो आपकी धारा होती है वह समान होता है। इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, R3 है। विभवांतर तो अलग अलग V1, V2, V3 होगा, लेकिन सब में धारा समान होती है। यही आपसे पूछा गया था कि निश्चित रूप से एक ही मान होगा, तो सब में एक ही मान क्या मिलेगा? धारा का मान। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो ये गलत है क्योंकि विभवांतर अलग अलग है। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अलग अलग होगी क्योंकि प्रतिरोध का मान भी अलग अलग है, तो ऊष्मा का मान भी अलग अलग हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये विद्युत धारा सभी में समान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर हमारा ऑप्शनल वाला कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो 2 प्रतिरोध में या एक ही प्रतिरोध में इन सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, इसका जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट मिलेगा। वोल्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी है, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 7 नंबर। कहा एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारा होती है और बल होता है, वह हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। तो इसमें हमारा ये क्षेत्र होता है, ये धारा होती है और ये बल होता है। तो बल हमारा इस क्षेत्र और इस धारा दोनों के लंबवत होता है। तो अगर बल की दिशा पूछ रहा है तो इसका मतलब क्षेत्र के लंबवत तथा धारा दोनों के लंबवत होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर। तो ये गलत है क्योंकि हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा है चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर। तो ये धारा इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में है, तो इसके समानांतर भी नहीं है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी जो आपका था वो गलत है। तीसरा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। दोनों का मतलब एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा हमारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो दोनों के दिशाओं के लंबवत। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही है कि जो लगने वाला बल की दिशा है वह ये क्षेत्र की दिशा और इस धारा की दिशा के लंबवत होता है, तो दोनों के लंबवत होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब हमारा खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको प्रश्नों को हल करना है और लिखना है। तो क्या दिया है? पहला यानी 21 नंबर वाले प्रश्न में ये आएगा हमारा 20 अंक का, जिसमें 7 नंबर का भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान होंगे, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के बाद खत्म होगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा। इसमें हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या मीन्स आर वाला एक उत्तल दर्पण, यहाँ दर्पण जो है वह उत्तल है, लगा है बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। ये आपकी एक मोटर बाइक है,
इस मोटर बाइक में ये आपका दर्पण लगा हुआ है, इसके पीछे एक और मोटर बाइक है और इसमें इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इससे कितनी दूरी पर है उसने दिया है। कह रहा है कि इसकी जो दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर दे दिया है और r बराबर हमारा 4 मीटर है। दर्पण हमारा उत्तल है और यहाँ से इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। इसका मतलब ये u होता है और u का मान 8 मीटर है। चूंकि u हमेशा बाईं तरफ होता है इसलिए हमारा u का मान -8 मीटर हो जाएगा। अब बाकी हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v का मान आपसे पूछा जा रहा है और u का मान उसने दिया है -8 मीटर है। दर्पण उत्तल है इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर हम बात करें यहाँ तो हम लिखेंगे हल और हल में पहले लिख देंगे हल में दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। तो पहला मिल गया r, दूसरा भी ज्ञात करना है, u का मान दिया गया है। अब इसमें हम बात करेंगे ये हमारा दर्पण है इसलिए हमारा r का मान पॉजिटिव मिला तो पहले तो हम f निकालेंगे और यह बराबर होता है r/2 बराबर 4/2 क्योंकि इसका मान 4 था बराबर 2 मीटर बन गया। ये इसकी फोकस दूरी हो गई। अब आगे आ जाएंगे तो हमारा सूत्र होता है 1/v और प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण के लिए प्लस होता है और अगर हमारा लेंस रहेगा तो यहीं पर हमारा माइनस हो जाता है। तो हमें v का मान तो ज्ञात करना है और u का मान -8 है। फिर आगे आ जाएंगे तो 1/f, f का मान हमारा +2 है। ये गुणा करेंगे तो 1/v -1/8 ये बराबर 1/2 होगा। ये जाएगा तो हमारा प्लस बनाएगा, माइनस था साइड चेंज करेगा तो प्लस। तो 1/v बराबर 1/2 प्लस 1/8 हो गया। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 8 आएगा। अब 2 का भाग 8 में 2 चौक 8 4 बार गया, 4 का गुणा 1 में 4, फिर 8 का 8 एक बार गया और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। दोनों जुड़ जाएंगे तो 5/8 हो गया और ये 1/v बराबर मिला। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ कि हम v का मान निकालेंगे तो हम पलटी मारेंगे। तो v का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, v बराबर 8/5 हो जाएगा। तो 5 का 5, 3 बच गया, दशमलव लगा के 0, 5 छक 30। तो हमारा v का मान मिला प्लस में 1.6 मीटर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी पहले बाइक के सामने जो वहाँ पर साइड मिरर लगा हुआ है उस साइड मिरर से 1.6 मीटर की दूरी पर पीछे वाली बाइक का प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब हमेशा चूंकि जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट अगला हमारा 22, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये भी हमारा 4 नंबर में आएगा। पीछे का क्वेश्चन जो आपने पाया वो भी आपका 4 नंबर का ही था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हल तो पहले तो हम जानेंगे दोष कौन सा हुआ है। तो दिया है यहाँ हम लिख देंगे दोष। दोष कौन सा है तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये तो दोष है। इसका मतलब है कि निकट की वस्तु दिखाई दे रही लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर
कि निकट की वस्तु दिखाई दे रही, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो वस्तु अनंत पर होगी वह उसको दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूर की वस्तु देखने के लिए चश्मा में ऊपर लेंस लगाया जाता है, और ऊपर अवतल नीचे उत्तल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। आगे आप हल करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक आपको अवतल मिल जाएगा। तो ऊपर से ही हम दूर की वस्तु को देखते हैं और नीचे से हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब अगर नजदीक बन जाएगा चश्मा द्वारा, तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? उसने कहा है 80 तक दिखाई देता है। इसका मतलब अनंत वाले का प्रतिबिंब 80 पर बनना चाहिए। तो वस्तु अनंत पर है तो u का मान -इन्फिनिटी होगा और प्रतिबिंब 80 पर बनेगा। चूंकि लेंस के बाहर प्रतिबिंब भी बनता है, इसका मतलब है कि हमारा v का मान भी माइनस ही होगा। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो दिया है में पहला मिल जाएगा u का मान -इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। उसी का प्रतिबिंब हमें कहाँ बनाना है? प्रतिबिंब जहाँ बनता है उस दूरी को भी से लिखते हैं। चूंकि अगर हम चश्मे में लेंस लगाते हैं तो प्रतिबिंब ही लेंस के बाहर बनता है, यानी बाईं ओर ही बनता है। तो v का मान भी आपको मिलेगा कितना? -80। आगे दे दिया है हमारा क्या? देखेंगे वह सेंटीमीटर है या मीटर है, तो यहाँ पर मीटर दिया है तो यहाँ पर मीटर बन जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है दूरी तक वस्तु देखने के लिए किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस, फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यानी 3 मान मिले हुए हैं, इन तीनों में से 2 ज्ञात है और एक अज्ञात है, उसी को आपको हल करना है। तो हमारा जो सूत्र बनता है वह सूत्र है, चूंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं लेंस, और लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा, क्योंकि चश्मे में हम तो यहाँ पर आ जाएंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। तो v का मान दिया हुआ है, यानी 1/v का मान है -80 और -1/u, u का मान है -इनफाइनाइट, ये बराबर है 1/f। तो यहाँ पर ये बना -1/80 बना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, तो 1/0 बटे बटे है पलटी मार देगा। तो हमें मिलेगा क्या? ये 0 हो जाएगा, -1/80 बन गया और ये बराबर 1/f बन गया। तो f बराबर पलटी मारेंगे तो -80 मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में ही दिया गया था। तो हमें क्या मिला? उसने कहा कि उसे किस प्रकृति, तो माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये हमारा अवतल लेंस होगा। किस फोकस दूरी बता रहा है? 80 मीटर फोकस दूरी का होगा। लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो आगे हम यही लिख देंगे कि 80 मीटर फोकस दूरी, 80 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होगा, लेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, अगर देखेंगे तो ये चश्मे में लगेगा कहाँ? तो हमने बताया ऊपर अवतल और नीचे उत्तल होता है। तो हमारा ये लेंस जो लगेगा अवतल लेंस होगा, और अवतल लेंस इस तरीके का होता है। तो यही लेंस होगा, इसकी फोकस दूरी 80 मीटर होगी और माइनस चिन्ह से पता चला कि ये अवतल लेंस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 23 नंबर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है?
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यही नियम है कि यदि हम अपने अंगूठे और उसके बगल की दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि तर्जनी अंगुली क्षेत्र की दिशा में, मध्यिका अंगुली या मध्य अंगुली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। यही आपका कहलाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर से, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके बगल की दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्य वाली अंगुली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा में होगा। आगे आ जाएंगे करा चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले जो बल है। तो एक सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल का मान F बराबर I BL साइन थीटा। उतना लिखने के बाद हम चाहें तो इसको लिख देंगे। यहाँ पर हमारा I क्या मिलेगा, प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। B हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला आ जाएंगे तो L हमारा जो है ये हमारा चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई है, ये हमारा चालक तार की लंबाई है। और थीटा जो है वह हमारा कोण दिया गया है। अब होता क्या है कि उसने कहा जो बल है वह किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो पहला नंबर उस चालक तार में प्रवाहित धारा, दूसरा नंबर उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा नंबर चालक तार की लंबाई और चौथा नंबर किस कोण पर चालक तार को रखा गया है, इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान उस चालक तार में प्रवाहित धारा, चुंबकीय क्षेत्र B, चालक तार की लंबाई और कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इन सब के मान बढ़ेंगे तो F का मान बढ़ेगा, यानी धारा का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटाएंगे तो बल का मान घटेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तब भी बल का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तब भी इसका मान घटेगा। इसी तरह से अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तब भी हमारा बल का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यह किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको आपने जान लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 24 नंबर। क्या दिया है, घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। तो ये हमारा जो खंभा होता है जिसको हम पोल कहते हैं, वहाँ से दो तार आते हैं। एक तार हमारा ऊपर वाला ये पॉजिटिव वाला होता है, नीचे वाला निगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव न होकर के इसको हम जीवित तार या मेन तार कहते हैं। और दूसरा हमारा न्यूट्रल वायर होता है, यानी इसमें आगे आते हैं तो आगे आने के बाद यहाँ से आगे जब आप आएंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा विभव मापी या तो कह सकते हैं धारा मापी होता है। तो ये कितनी धारा आप खत्म कर रहे हैं वह ये बताएगा। आगे आएंगे तो मेन हमारा सॉकेट होता है, इस मेन सॉकेट में एक आपका पॉजिटिव वाला वायर जाएगा और पॉजिटिव वाला का मतलब है कि मेन वायर है जिसको हम फेस वायर कहते हैं। दूसरा हमारा न्यूट्रल वायर जाता है। न्यूट्रल ये अलग अलग फ्यूज के सॉकेट हैं, इसमें से आगे कहीं कनेक्शन ले जाना है तो इसमें से ले जाएंगे, फिर इसमें से ले जाएंगे, इसमें से ले जाएंगे। अलग अलग सॉकेट में से फ्यूज में से हम अलग अलग ले जाते हैं। और ये हमारा 5 पिन होता है जो आपके बोर्ड में आप देखते हैं, या तो दो यहाँ और एक यहाँ होता है, या तो आपके बोर्ड में मिलता है एक यहाँ होता है, किसी किसी में दो यहाँ होता है। तो इसमें से जो मेन वायर आता है एक ला करके इसमें जोड़ देंगे और ये दोनों से कनेक्शन कर देते हैं। फिर हमारा जो अर्थ वाला होता है जिसको हम आप
न्यूट्रल वायर कहते हैं, इन दोनों में आकर के ले जाके ऐड कर देते हैं। यही प्रक्रिया यहाँ है। और ऊपर वाला जो एक बचता है इसको ले जाकर के हम जमीन से अर्थ कर देते हैं। ये हमारी जमीन में ले जाकर के अर्थ कर दिया जाता है। तो वायर आया तो ये हमारा क्या बताएगा, विभवमापी है, यानी कितनी धारा आप खत्म कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मीटर। तो आपके घरों में जो मीटर लगा होता है यही आपका कहलाएगा मीटर है, और ये कितनी धारा खत्म हो रही है उसको बताएगा। आगे हमारा ये क्या है, ये फ्यूज के सॉकेट हैं, तो इसको हम कह सकते हैं फ्यूज जंक्शन। फ्यूज जंक्शन, ये फ्यूज जंक्शन होता है। और फिर आगे जाएंगे तो एक पॉजिटिव वाला जाकर के हमने कहा इस सॉकेट के ऊपर वाले में, और नेगेटिव वाला एक जाकर के इस सॉकेट के एक में जाकर के ऐड हो जाता है। अर्थात ये जीवित तार है और ये आपका न्यूट्रल तार होता है। और एक जो बचता है, अक्सर आपके बोर्ड में आप देखते हैं इसमें वायरिंग नहीं की जाती है, लेकिन इसका निश्चित है वायरिंग करना चाहिए, और ये ले जाकर के इसको अर्थ कर दिया जाता है। तो 3 प्रकार के तार होते हैं। मेन वायर जो होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है, दूसरा वो लाल रंग का होगा। दूसरा वायर जो काले रंग का होता है उसमें 0 धारा होती है। और तीसरा हमारा जो हरे रंग का वायर होता है वह ले जा करके अर्थ कर दिया जाता है। तो ये हमारे घरों की वायरिंग होती है। नेक्स्ट अगला आ जाएंगे, इसका अथवा वाला जो दिया गया है उसमें क्या गया है, दिए गए परिपथ में नंबर 1 कुल प्रतिरोध, नंबर 2 सेल से प्रवाहित धारा, तथा नंबर 3 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न इसमें पूछा गया है। अब यहाँ पर एक ये 6 ओम का दिया गया था, जो यहाँ पर शायद कट गया है, 0.8 ओम का है और ये 2 ओम का है। तो यानी अब इसको हम पहले दोनों को जोड़ करके एक बनाएंगे, और आगे एक हमारा दिया गया है। फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे हमारा 12 वोल्ट की ये बैटरी है, तो यहाँ 12 वोल्ट का है। इन दोनों को जोड़कर एक बनाने के लिए यहाँ अगर हम बात करें तो R1 का मान हम लिख देंगे 6 ओम, दूसरा R2 का मान हम लिख देंगे 2 ओम, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है, मान लीजिए आपने R मान लिया, पहले इसका मान हम निकालेंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R1 यानी R, यही तो हमें निकालना है, इसका मान बनेगा। और ये 1/R1 तो 1/6 प्लस 1/2 होगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा। 6 का 6, 1 का गुणा 1 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में तो 3 आएगा, 3 1 4/6 आ गया। अगर इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बन जाएगा। अगर इसको हम पलटी मारते हैं तो R बराबर आपको मिल जाएगा 3/2, और भाग दे देंगे तो 2 1 का 2, 1.5, और ये ओम का ये बन जाएगा। अभी ये मान 1.5 ओम का है। फिर आगे आ जाएंगे इस मान को, तो ये मान हमारा 0.8 ये हमारा ओम का है। अब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर अगर तुल्य प्रतिरोध R' मान लें तो दोनों श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ R1 का मान 1.5 बनेगा और दूसरा R2 का मान 0.8 बन जाएगा। तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, और ये बन गया 2.3 ओम, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। और यहाँ पर विभव का मान दिया हुआ है, विभव का मान है 12 वोल्ट, और तुल्य प्रतिरोध जिसको R' आपने कहा 2.3 ओम बन गया। अब अगर हमें चाहिए धारा तो V बराबर I R हमारा सूत्र होता है, तो हम आ जाएंगे V बराबर IR से, यहाँ आ जाएंगे, ये सूत्र है। V का मान हम रखेंगे 12 वोल्ट
आई का मान हमें ज्ञात करना है और आर का मान 2.3 आ गया है। इसका भाग दे देंगे तो आई बराबर 12/2.3 होगा और एक जीरो लगाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और 120/23 और ये हमारा एम्पियर एक आंसर ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारी बैटरी लगी हुई थी, बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा का मान यही आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी गई हैं। तो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, एक तो हमें मिल चुका है कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमारा यहाँ एक आंसर बन जाएगा। तो पहला नंबर 1 जो आंसर बनेगा कुल प्रतिरोध, ये हमारा एक आंसर बनेगा और ये है 2.3 ओम। दूसरा था सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा के लिए हम आ जाएंगे तो नंबर 2 ये हमारा हो जाएगा 120/23 एम्पियर। तीसरा नंबर 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों में विभवांतर चाहिए। तो नंबर 3 के लिए हम आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि यानी नंबर 3 के लिए 0.8 ओम में विभवांतर हमें लेना है, विभवांतर। इसके लिए हमारे पास एक आर का मान मिल गया 0.8 ओम। दूसरा नंबर धारा मिल गई, चूँकि ये धारा जो जाएगी इसमें भी वही धारा होगी इसमें, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो 0.8 ओम में धारा का मान भी 120/23 ही होगा। तो यहाँ बन जाएगा 120/23 एम्पियर। अब हमें चाहिए भी, तो भी बराबर होता है आई इंटू आर, तो ये बनेगा आई का मान 0.8 और आर का मान 120/23 हो गया। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लिखेंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 12×8 = 96 बन जाएगा बटे हमारा 23 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा वोल्ट और ये हमारा तीसरा आंसर बनेगा। तो पहला आंसर हमें क्या मिला, नंबर 1 वाले का आंसर मिल गया कुल प्रतिरोध 2.3 ओम। नंबर 2 में मिला हमारा सेल से प्रवाहित धारा 120/23 एम्पियर और तीसरे वाले का आंसर बन गया 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान 96/23 वोल्ट होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।